मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सुमन कुश पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही पसंदीदा टॉपिक है और वो क्लास 6 से लेके 10th तक के बच्चों के चैप्टर्स में आते हैं सोशल साइंस में। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे इस वीडियो का अगर आप लोग सदुपयोग करते हैं, इसे गौर से देखते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आज मैं अपने इस चैनल पे आपको आज के टॉपिक से रूबरू कराता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही पॉपुलर टॉपिक जो हम सभी के सोशल साइंस के चैप्टर्स में आते हैं, वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। बात करेंगे आज हम लोग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की, जो काफ़ी ही रोचक विषय है। सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 6 में आता है, 7th में आता है और ऐसे करते करते वो 10th तक आता है। सारे बच्चे इससे जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन एक क्रमबद्ध रूप से एक सीरीज़ में एकदम पूर्णतः, जिसे कहते हैं कंप्लीट स्टडीज़, और उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है वो बहुत कम बच्चों को हो पाता है, क्योंकि वो तोड़ तोड़ के डिफरेंट क्लासेस में बच्चों को मिलते हैं। 6 में उनका इंट्रोडक्शन आता है, 7th में उसके एक अंक के बारे में चर्चा की जाती है, 8th में उसके दूसरे अंक के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, और जब जा कर के 9th और 10th में वो डिक्लेयर्ड हो पाता है, तब तक बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं अपने इस टॉपिक का यहाँ पे जो चर्चा करूँगा वो आप सबों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो गौर से सुनिएगा। बात कर रहे हैं हम भारत की, चूँकि हम लोग भारत देश में रहते हैं और इंडिया में जो व्यवस्था है शासन की, वो व्यवस्था किस प्रकार की गई है, तो संसदीय शासन व्यवस्था। तो भारत में जब संसदीय शासन व्यवस्था की कल्पना की गई, यहाँ पे उसका अनुमोदन किया गया, तो संसद में निहित जो शक्ति थी उनको 3 अंगों में बांट दिया गया। वही अंग कहलाए कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। चूँकि मेरे पास साधन कम है, इसलिए मैं इस लेक्चर रूप में आपके इस क्लास में उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। आप चाहें तो हमारी कही हुई बातों को यहाँ से जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कॉपी पे लिख सकते हैं, और कॉपी पे लिखने के उपरांत उसका अध्ययन कर सकते हैं, और इससे संबंधित सारे प्रश्नों का विस्तृत रूप से आप जवाब दे सकते हैं। तो लिखना नोट कीजिए और मैं आपको बताता हूँ। पहली, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की अनुमोदन की गई है, और संसद की संसदीय व्यवस्था में सारी शक्तियों को, सारे कार्यों को और सारे अनुमोदन आदि को भारत में 3 अंगों में बांट दिया गया है, जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं चूँकि इन तीनों अंगों की विस्तृत रूप से, तो इनका कार्य क्या है। तो विधायिका अर्थात विधि मीन्स लॉ मीन्स बिल, ये विधेयक बनाने का कार्य करती है। विधेयक बनाने का, किसी भी रूप के कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, और इसके एग्जीक्यूटिव करवाने का अर्थात लागू करने का अधिकार कार्यपालिका को है। और इस दोनों के क्रियाओं के उपरांत, एक का कानून बनाने के उपरांत, दूसरे के लागू करने के उपरांत, अगर किसी तरह के न्याय संबंधी चुनौती आती है या उसके लागू होने के उपरांत उसका उल्लंघन किया जाता है, तो उन सबों को दंड देने के प्रावधान से न्यायपालिका का गठन भारत में किया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बारी बारी से इनके तीनों एक्सट्रीम्स की, तीनों पॉइंट्स की, तीनों स्तरों की, तीनों अंगों की। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम कार्यपालिका पे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव उसे हम लोग बोलते हैं। कार्यपालिका, चूँकि हमारे देश में सरकार 2 स्तर पे है, एक केंद्र स्तर पे और दूसरी राज्य स्तर पे, तो हमारे यहाँ कार्यपालिका भी 2 स्तरों पे कार्य करती है, एक केंद्र स्तर पे और दूसरे राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे जो कार्यपालिका कार्य करते हैं उनके अंग कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा विस्तृत रूप से। तो उसके अंग सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति। ऐसे भी आप जानते हैं कि देश के जितने भी कार्यपालिका हैं उनके सर्वोच्च कौन कहलाते हैं, तो वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। तो राष्ट्रपति केंद्र कार्यपालिका के प्रथम अंग माने जाते हैं, और उनके नीचे आते हैं उपराष्ट्रपति, उनके नीचे आते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के नीचे आते हैं मंत्रिपरिषद। ये सारे लोग कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं। चूँकि एक तरह से और अगर हम लोग विश्लेषण करना चाहें, कार्यपालिका को 2 अंगों में डिफरेंट क्लासिफाइड करना चाहें डिफरेंट स्कोप से, तो कार्यपालिका को वहाँ भी 2 अंगों में बांटा जा सकता है। कार्यपालिका के
का एक अंग होगा अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा होगा अस्थायी कार्यपालिका। चूँकि बात करते हैं हम लोग पहले इनके बारे में, वैसे सदस्य, कार्यपालिका के वैसे सदस्य जिन्हें एक निश्चित अंतराल के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए उन्हें एक अंगीभूत किया जाता है, यानी उनसे काम लिया जाता है, वो कहलाते हैं कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य। जैसे आईपीएस एंड आईएएस वगैरह अधिकारीगण 1962 साल 60 और 62 ईयर्स के लिए उन्हें एक जॉब मिला जाता है, नियुक्ति पत्र मिलती है और वो यहाँ काम करते हैं, तो वो भी कार्यपालिका के ही एक अंग माने जाते हैं। और उनका काम भी होता है जो कानून बन चुका है उसे लागू करवाना, तो यहाँ पे वो भी कार्यपालिका के एक अंग हैं, वो अस्थायी अंग हैं। और दूसरे अस्थायी अंग के रूप में अगर बात करें तो इन सारों का नाम आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद वगैरह वगैरह। चूँकि ये 5 साल के लिए एक निश्चित अवधि इनकी नहीं है, बस 5 ही साल के लिए आते हैं, बहुत छोटे अंतराल के लिए आते हैं, तो इन्हें हम कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य के रूप में जान सकते हैं। अब बात आती है कि कार्यपालिका के नीचे, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति चूँकि वो नामित प्रधान होते हैं, ऐसे तो हमारे देश में सारी शक्तियाँ, सारे चीज़ जो हैं उन्हीं के हाथों में निहित है, लेकिन उनके नाम पे किया जाने वाला शासन, सारे तरह के जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनका उचित अनुमोदन कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति के रूप में जाने जाते हैं कार्यपालिका के, और वहीं राष्ट्रपति नामित शक्ति के रूप में जाने जाते हैं कार्यपालिका के। और चूंकि बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, तो आप सबको पता ही होगा कि मंत्रिपरिषद 3 तरह का होता है, एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, और जो एक होते हैं वो कहलाते हैं आपके उप मंत्री। तो ये तीनों मंत्रियों के जरिए प्रधानमंत्री कार्यपालिका के संपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हैं, वो केंद्र में। चूँकि अब बात कर रहे हैं कार्यपालिका के विभिन्न रूपों के चरणों के बारे में, तो राज्य में अगर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कार्यपालिका के प्रमुख अंग के रूप में, तो वहाँ पे जो राज्य कार्यपालिका होती है उसके प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके नीचे मुख्यमंत्री होते हैं और उनसे भी नीचे मंत्रिपरिषद होते हैं। वहाँ पे भी अस्थायी और अस्थायी 2 तरह के कार्यपालिका के अंग हैं, एक अस्थायी, दूसरे अस्थायी। अस्थायी वही हो गए जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुना गया, वहाँ भी अधिकारीगण ही होंगे अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य, और वहाँ भी अस्थायी के रूप में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी जाने जाएंगे। तो इस तरह से कार्यपालिका हमारे देश में कार्य करती है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा देना चाहता हूँ ताकि आप इसे भूलें नहीं। पूरे देश में कानून लागू करवाने का अधिकार किसे है, तो एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका को। कार्यपालिका भी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पे बटी हुई है। केंद्र में प्रधान जो होते हैं उसके वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य में प्रधान जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं, तो राज्यपाल कहलाते हैं। वहाँ केंद्र में सारी शक्तियाँ उन किनके हाथों में निहित होती है, तो राष्ट्रपति के हाथों में। लेकिन कार्य कौन करते हैं उनके नाम पे, ज़्यादा शासन कर, सारी व्यवस्था कौन करते हैं, ये उनके सारे शक्तियों का उपयोग कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री। वैसे ही यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे मैं इसके बाद बात करने जा रहा हूँ विधायिका के बारे में। विधायिका के बारे में ये कार्यपालिका के अंग थे, और भी विस्तृत है चर्चाएँ इस पर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको सब कोशिश करूँगा कि दूँ। उनके कार्य क्या है, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो उनके मिलने वाली शक्तियाँ, उनका अधिकार, उनके द्वारा किए गए कार्य की सूची, कार्यों की करने के उपरांत आने वाले जो अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं वो उनका नियोजन कैसे होता है, उनको चुना कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें मैं एक टॉपिक बाय टॉपिक उनके बारे में आपको आगे के वीडियोज़ में दूंगा। अभी हम लोग बात करते हैं विधायिका की, सरकार की दूसरी अंग की। विधायिका अर्थात विधेयक, विधि बनाने का कार्य ये करते हैं। चूँकि ये भी केंद्र और राज्य 2 भागों में बटे हुए हैं, तो केंद्र विधायिका जो होती है वो कहलाती है संसद। केंद्र में जो होती है वो संसद के रूप में जानी जाती है, और दूसरा राज्य में जो होती है वो विधानमंडल के रूप में जानी जाती है विधायिका। अब बात आती है कि संसद भी अपने यहाँ 2 हाउस को बनाता है, 2 तरह के निर्माण किए, 2 सदनों का निर्माण किया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा के रूप में। उसी टाइप से राज्य में विधानमंडल भी अपने यहाँ 2 सदनों का, विधानसभा और विधान परिषद के रूप में यहाँ पे निर्माण किया है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
है ना। और यहाँ पे जो विधान मंडल के सदस्य होते हैं, जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य कहलाते हैं, उन्हें हम लोग MLC कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात आती है लोक कल्याणकारी, चूँकि लोक कल्याणकारी नीति पे सरकार हमारे देश का संविधान कार्य करता है, इसीलिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि पूरे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी आबादी है हमारी, जितने भी आवाम है, विभिन्न संप्रदाय है, धर्म है, लिंग है, जात है, उन सभी को समुचित रूप से सारी चीज़ें मिल पाए समय पे। उसके लिए विधायिका और न्यायपालिका कार्यपालिका संबंधित इन दोनों चरणों को यहाँ पे 2 रूप में बांटा गया है, राज्यसभा और राज्य और केंद्र के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका की। देखिए, न्यायपालिका जो है वो 2 स्तरों पे विधायिका और कार्यपालिका की तरह नहीं बटा हुआ है। यह एक एकीकृत और चरणबद्ध तरीके से किया गया फैसला है हमारे संविधान के द्वारा, जहां न्यायपालिका का अस्तित्व दिया गया है। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों से पृथक रखा गया है। शायद आपने अनुच्छेद 50 पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है इस तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, और उसमें ये बातें आती हैं, ये बातें लिखी गई हैं कि यहाँ पे न्यायपालिका जो होगी वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों अंगों से पृथक रूप से कार्य करेगी। यहाँ पे भी विभिन्न एकीकृत रूप में जो इनका फॉर्म है वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट है, उनके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये समझने की भूल आप ना कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात केंद्र का कोर्ट और हाई कोर्ट अर्थात राज्य का कोर्ट, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस जो है लेवल है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, आप उसके फैसले को मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो आप उससे और हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। वहाँ भी अगर आपको ये चीज़ यथोसंभव ना दिखे कि हमारे साथ न्याय उचित ढंग से नहीं किया गया है, तो और ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रूप में किसी भी तरह से इसको नहीं बांटा गया है, वो ये समझने की भूल आप ना करें। और इस तरह से इन तीनों अंगों को मैं विस्तृत रूप से आपको बताया हूँ। चूँकि मेरे पास अभी कुछ जो संसाधन है उनकी कमी है, नहीं तो मैं और एकीकृत रूप से आपको दिखाता। लेकिन आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के सारे चीज़ों को आप अगर 1 बार 2 बार सुने तो ज़रूर नियमबद्ध रूप से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, और इस विंग्स से आप इस टॉपिक से आप हमेशा के लिए कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे मित्रों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जिनके पास कंसेप्ट्स की कमी हो, उन्हें ये वीडियो ज़रूर प्रदान कीजिएगा। आगे भी मैं इस तरह का वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद।